तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बीए थर्ड सेमेस्टर का ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा जो कि इंग्लिश का सेकेंड पेपर है, आज इसकी हम दूसरे यूनिट यानी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, इसके अंतर्गत जितने टॉपिक हैं आज इसको हम डील करेंगे। एक वीडियो मैं बनाया था और उस वीडियो में मैंने जो इसकी तीसरी यूनिट है उसको डिस्कस किया था। तो आज इस दूसरी यूनिट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत से टॉपिक के आगे और उसके बारे में लिख दिया है। बेसिकली मैं इससे पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्ड करते करते पता ना कब वीडियो रुक गई, बिकॉज आई हैड नॉट मोर सफिशिएंट स्पेस इन साइड ऑफ माई मोबाइल फोन और इन माई मोबाइल फोन, सो इट वॉज स्टॉप्ड suddenly, and you can say when I saw this I feel very bad. Now I'm going to just record it once more time, so I will tell you that what did I write, everything I will mention you just focus here. अगर आप किताबी भाषा में देखेंगे तो बहुत हार्ड लैंग्वेज मिलेगी आपको। तो बेसिकली इसका क्रक्स क्या है और किस प्रकार से इजी वे में आप इस प्रकार के टॉपिक को याद कर सकते हैं या याद रख सकते हैं या एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं इसको लिखकर, उसको हम बताएंगे। तो चलिए इजी वे में देखते हैं। पहला है अथोरियल इंट्रूजन। व्हाट इज़ अथोरियल इंट्रूजन? बेसिकली अथोरियल इंट्रूजन एक टेक्निक है, आप बोल सकते हैं कि एक टेक्निक है टू एड्रेस द ओपिनियन और द थॉट इन द मिड टाइम ऑफ द प्ले और द ड्रामा। सपोज कीजिए कि कोई रीडर है, वो किसी वर्क को पढ़ रहा है और अगर राइटर ये चाहता है कि इस पर्टिकुलर इस जगह पर उस जो उसका स्टोरी है या जो ड्रामा है, अगर राइटर चाहता है कि बीच में जो रीडर है वो रुके और इस बात को सोचे, तो वो एक टर्म का यूज करता है, उसे ही अथोरियल इंट्रूजन कहते हैं। तो वो टर्म इस प्रकार से हो सकता है या इस प्रकार से वो पूछ सकता है या इस प्रकार से वो बात कर सकता है कि जो ओपिनियन है, उसका जो थॉट है वो कन्वे हो जाएगा और जो उसका मकसद है रीडर का अटेंशन लेने के लिए वो प्राप्त कर लेता है। तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं एड्रेसिंग रीडर डायरेक्टली और इंसर्टिंग देयर ओपिनियन और थॉट, यानी रीडर को डायरेक्टली वो एड्रेस करता है, वो अपने थॉट और विचार देने के लिए, उसको ही हम अथोरियल इंट्रूजन बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं कैकोफनी। कैकोफनी मतलब बैड और इरिटेटिंग साउंड व्हेन राइटर एक्सप्रेस इन दी वर्क, दैट विल बी कॉल्ड कैकोफनी। मतलब आप लोग जब देखेंगे जब किसी वर्क में जब सिचुएशन एडवर्स रहती है या जो मेन कैरेक्टर है वो डिप्रेस रहता है, तो सब कुछ उसे कर्कश लगता है, यानी उसको अनप्लीजेंट एंड द अनहैप्पीनेस ही फेल्ट एवरीवेयर व्हेन ही गॉट डिप्रेस्ड, सो दैट टाइप्स ऑफ टर्म कॉल कैकोफनी। यानी सिचुएशन को इस प्रकार से संजो दिया जाए कि जो डिप्रेशन में आदमी है वो हर चीज़ को बुरा फील करे, इरिटेटिंग फील करे, उसको ही हम कैकोफनी बोलते हैं। अब सर्कुमुलुकेशन देख लेते हैं। सर्कुमुलुकेशन मतलब किसी बात को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन आप बढ़ा चढ़ा कर टाल मटोल करके घुमा फिरा कर वो बात बोल रहे हैं, उसको ही सर्कुमुलुकेशन बोलते हैं। यानी इनडायरेक्टली शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन अ लॉन्ग एंड अनसर्टन वे, दैट कॉल सर्कुमुलुकेशन। ओके, अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट भी आप बढ़िया से जानते होंगे। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट यू कैन से, एंड इट्स ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड। यानी अगर हिंदी में देखें तो कॉन्फ्लिक्ट एक प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी कहानी को आगे ले जाता है। यानी सपोज कीजिए कोई कैरेक्टर है, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया जाएगा, या कोई प्ले है अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट की लैकनेस रहेगी, तो उस प्ले को हम प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ही एक ऐसा तत्व है जो उस प्ले को मूव कराता है। यानी अगर कोई राइटर है तो पहले वो बुरा फील करेगा, तो उस बुरा क्यों फील करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो एडवर्स सिचुएशन या एडवर्स फीलिंग होंगी, बिकॉज ही वुड बी बिलोंग टू द एनी पुअर फैमिली एंड ही इज़ गोइंग टू बिकम रिच, सो ही इज़ जस्ट स्ट्रगलिंग, सो दैट विल बी कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। यानी इट मूव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, दैट विल बी कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट. You can say it is essential element, it drives plot forward, it is important and shows it shows the struggle of protagonist, you can say there it is shows the struggle of protagonist, you can say this is conflict. और conflict के भी दो प्रकार होते हैं, inner conflict और external conflict. inner conflict का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अपने मन के अंदर ये दुविधाओं से झेलता है, उसको इनर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यानी सपोज कीजिए कोई डिप्रेशन फील कर रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है कुछ अचीव करने के लिए, तो उसके मन में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, क्या मैं अमीर बन सकता हूँ या नहीं, और वो मेहनत करता है फिर हार मानता है, तो उसको इनर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इस प्रकार की दुविधाओं के साथ जो जूझता है
और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब आप बाहरी चीज़ों से जूझते हैं, यानी सपोज कीजिए कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट या लोग इतने बुरे हैं कि आपको हमेशा गिराना चाहते हैं, या इतनी ख़राब सिचुएशन है आपके परिवार की कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या कोई आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, तो उसको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द डिक्शन। व्हाट इज़ डिक्शन? डिक्शन को आप लोग भली बातें जानते होंगे, क्योंकि जब आप लोग अपने स्कूल टाइम में रहे होंगे तो हमेशा ये सुन रहे होंगे कि अब आलेख बोला जाएगा और सबको आलेख लिखना है। तो बेसिकली डिक्शन का हिंदी फॉर्म आलेख होता है। तो इसको बोल सकते हैं सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, दैट विल बी कॉल्ड द डिक्शन। यानी पर्टिकुलर वर्ड आपको जो अपने ओपिनियन को उतारना है तो उसके लिए आप पर्टिकुलर वर्ड को चूज करेंगे, और वो जो वर्ड होगा आपके ओपिनियन के अनुसार होगा, उसी को हम डिक्शन कहेंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो है ईपीलॉग। व्हाट इज़ ईपीलॉग? मैंने एक वीडियो में, जो पिछली वीडियो में ही बनाया था, जो तीसरी यूनिट इसकी थी, तो उसमें दो टर्म थे, एक ईपीलॉग भी था, एक प्रोलॉग भी था। तो उसमें मैंने ईपीलॉग को कंप्लीट कर दिया। और ईपीलॉग और जो प्रोलॉग होते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो प्रोलॉग होता है उसमें किसी भी कहानी के स्टार्ट होने से पहले ही जो ऑथर होते हैं उस कहानी की थीम या उसकी सेंट्रल आइडिया को बता देते हैं, और इसके ठीक विपरीत होता है ईपीलॉग, यानी रिवीलिंग थीम इन एंडिंग टाइम ऑफ ड्रामा और द एनी वर्क, दैट विल बी कॉल्ड ईपीलॉग। यानी एंडिंग टाइम में जब थीम को या सेंट्रल आइडिया को रिवील कर दिया जाता है तो उसको हम ईपीलॉग कहते हैं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं यूफिमिज्म। व्हाट इज़ यूफिमिज्म? यानी यूफिमिज्म मतलब होता है यूजिंग इन डायरेक्ट लैंग्वेज टू अवॉइड हार्शनेस एंड अनप्लीजमेंट। यानी सपोज कीजिए अगर मैं बोल दूं कि वो आदमी मर गया तो लोग बहुत बुरा या बहुत बुरा रिएक्ट देंगे, बहुत दुख भरा रिएक्ट देंगे। अगर उसी के जगह मैं ये बोल दूं ही पास्ड अवे, यानी वो गुजर गया, तो ये उतना नहीं चुभता है जितना कि डायरेक्टली कुछ बोल देना। तो यानी इसका होगा यूजिंग इनडायरेक्ट। यूजिंग इनडायरेक्ट लैंग्वेज, using indirect language to avoid harshness and unpleasantness, that is called euphemism। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं डाइंग, यानी मर रहा है वो या मर गया है, इसके जगह बोल सकते हैं पास्ड अवे, यानी वो गुजर गया। तो ये वर्ड आपको उतना नहीं चुभेगा जितना कि ये, तो इसे ही इस टर्म को ही हम यूफेमिज्म कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं यूफनी। व्हाट इज़ यूफनी? बेसिकली यूफनी ये जो है, ये जो एक कैकोफनी में एक टर्म पढ़ाया हूँ कैकोफनी, ये इसके विपरीत है। ये एक दूसरे के बोल सकते हैं बहुत कुछ सिमिलर है, यानी इसके जो विपरीत होना चाहिए जिस वर्ड को, ये उसके कुछ सिमिलर है, उसके विपरीत है कैकोफनी के। इसमें तुम्हें बताया था कि बैड या इरिटेटिंग टाइप साउंड या इन्वायरमेंट होता है फॉर अ डिप्रेस्ड पर्सन और फॉर अ डिप्रेस्ड कैरेक्टर, सो दैट विल बी कॉल्ड कैकोफनी। यहाँ पर बहुत ही शानदार या सुहाना या प्लीजेंट टाइप्स ऑफ हारमोनियस म्यूजिकल क्वालिटी इन लैंग्वेज that include in the situation or in the time of any particular characters environment or the you can say the time period, that will be called the euphemism। yani used to create a pleasant harmonious and musical quality in language in proper rhythm where there will be also the smooth syllable flow will also leave for the making a melodious effect, that will be called euphony। okay, आप बोल सकते हैं to create a pleasant harmonious language with proper rhythm, okay, that would be called the euphony। now we will move on the malapropism or malapropism। okay, what is malapropism? so basically malapropism, when we will use a same type of the word but their meaning will be
नॉट सेम, दैट विल बी कॉल मेलाप्रोपिज्म। सपोज कीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बोल दिया हूँ एडिशन, तो बहुत से जो लोग होंगे वो एडिशन ऐसे लिखेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। बहुत लोग एडिशन ऐसे लिखेंगे, तो इसी ही हम मेलाप्रोपिज्म बोलते हैं। यानी when we will use same pronunciation types of the word, but their meaning will be same, that will be called malapropism. Okay, you can say use same sound word, same sounding word, but not same, but meaning will be not same, meaning will not same. ओके दोस्तों, तो यही था आपका जो इसकी दूसरी यूनिट यानी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा था। इसमें एलिमेंट ऑफ ड्रामा में बहुत से ड्रामा पाए जाते हैं, लेकिन किताब में बस इतना ही दिया है, तो ज़्यादा पढ़ कर क्या होगा, जो जितना दिया है एग्ज़ाम पर्पज़ से हम लोग पढ़ेंगे, वरना वीडियो तो बहुत लंबी भी हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि मैं बेस्ट नहीं हूँ, ना ही परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश किया हूँ ताकि हर वो बच्चा जो इंग्लिश पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता है, समझ तो लेता है लेकिन बोल नहीं पाता है, मैं उसकी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको कुछ ना कुछ गाइड ही करूं, क्योंकि कुछ ना जानने से थोड़ा बहुत जानना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप अगर इसमें जो 20 से 25 पेज हैं इन सब चीज़ के बारे में, बुक में करीब 20 से 25 पेज हैं, लेकिन अगर आप ये 10 से 12 मिनट मेरे पास दे देंगे तो आप मोटी मोटा आप पहचान जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाट इज़ ऑथोरियल इंट्रूजन, तो कैसे लिखना है। Then easily I think you will score one marks or 2 marks if it will have been asking your 2 marks of examination in your midterm exam or in anywhere. So I think, I hope you would like to this video and you will feel very happy. If I have done any mistake, so I'm really sorry, because I am also human being. It can happen that I will have been made any mistake. So I think it's enough for today. We will meet tomorrow in the next video. Thank you.